हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आप लोग का कक्षा 8 का वसंत बुक है ना, उसके 5वें अध्याय जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, इस अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और पेज नंबर कितना निकालेंगे? 30। पेज नंबर 30 जब आप लोग निकालेंगे तो आप अभ्यास में प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। देखिए अभ्यास में यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में आपके विचार से यहाँ पे 2 प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक प्रश्न आपको दिखेगा। यहाँ पे एक प्रश्न है 3, ठीक ना। उसके बाद देखिए पर्दाफाश भाग में इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, और उसके आगे देखिए कारण बताए में भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 2 लेखकों और बस यात्रा में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। सार्थक शीर्षक में भी प्रश्न दिया गया है। सपनों का भारत में 2 प्रश्न दिया गया है। भाषा की बात में 2 प्रश्न दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ है, ठीक ना। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके विचार वाले भाग में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। लेखक फिर भी निराश नहीं है। लेखक ने स्वीकार कर लिया कि लोगों ने, देखिए जब इस आप निबंध को पढ़ेंगे ना, यह निबंध है, ठीक ना। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी इसकी, ठीक ना। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको खुद से नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे ना, तो हम इसको पढ़ाकर एक एक लाइन को समझा देंगे, ठीक ना। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि लेखक स्वीकार करते हैं कि उनको भी लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, ठीक ना। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस देखिए, यहाँ पे आप इस चैनल पे केवल केवल और केवल हिंदी ही नहीं पढ़ सकते, बल्कि हिंदी के अलावा आपके स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है, ठीक ना। तो उसके लिए आप क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास वीडियोस का लिंक जाए, ठीक ना। अगर फिर भी वीडियोस खोजने में दिक्कत हो रहा है तो एक नंबर हम दे रहे हैं, इसको अपने फोन में सेव कर लेंगे। जब भी दिक्कत हो आप कॉल करके वीडियोस का लिंक ले सकते हैं। नंबर है 7255057205, ठीक ना। इसको लिख लेंगे, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न के आंसर की तरफ। देखिए इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, कि लिखना है कि लेखक निराश नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास है कि दुनिया में बुरे लोग के साथ साथ अच्छे ईमानदार और संवेदनशील लोग भी हैं। उन्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों का सहयोग और सद्भावना मिली है, जिससे मानवता पर उनका विश्वास बना हुआ है। उनका मानना है कि कुछ लोगों के धोखा देने से सभी लोग गलत नहीं माना जा सकता। कुछ लोगों के धोखा देने से सभी लोगों को गलत नहीं माना जा सकता, इसीलिए वे आशावादी बने रहते हैं और निराश नहीं होते हैं, ठीक ना। जब आप इस कहानी में पढ़ेंगे तो क्या होता है कि बस में यात्रा करते हैं तो बस क्या होती है, खराब हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है कि कंडक्टर जाता है, दूसरा बस लेकर आता है, ठीक ना। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हर लोग यहाँ पे गलत नहीं है। और एक और इसमें जब इस निबंध को पढ़िएगा तो एक और बात है इसमें, एक वो जो ट्रेन टिकट वाला था शायद, उसको भी उसमें क्या होता है कि उसमें होता है कि वो क्या होता है ना कि 10 का टिकट लेते हैं और पैसा उनसे नहीं, मतलब 100 का ये नोट देते हैं और 10 का टिकट लेते हैं और वापिस से नहीं लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो टिकट वाला था वो फिर आता है इनके पास और इनका पैसा वापिस कर देता है, ठीक ना। तो हर लोग धोखा देने वाले नहीं है ऐसा लेखक कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग धोखा भी देते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख
लेख एकत्रित करे और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखे। ठीक ना, आपको क्या करना है कि ऐसे घटनाओं के बारे में लिखना है और लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उस पर अपना राय बतानी है। ठीक, टिप्पणी करना है, मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ये बता देना है। ठीक ना, तो चलिए हम यहाँ पे करके लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला घटना आप लोग ऐसे लिखिएगा, घटना 1, खोया हुआ बटुआ लौटाया। खोया हुआ बटुआ लौटाया लिखिएगा कि एक समाचार में बताया गया कि एक ऑटो चालक को एक यात्री का पैसों और जरूरी कागजों से भरा बटुआ मिला। बटुआ मतलब जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं, नहीं पर्स। ठीक ना, पर्स में लोग, बहुत से लोग कागज भी रखते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब चीजें रखते हैं, पैसा भी रखते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ ना कि एक यात्री का किसी ऑटो वाले की ऑटो में छूट गया, तो वो ऑटो चालक को मिला। उसने बिना किसी लालच के उस बटुए को उसके मालिक तक पहुंचा दिया। जो ऑटो चालक था वो बिना लालच किए उसके मालिक तक पहुंचा दिया, नहीं जिसका बटुआ था उसके पास पहुंचा दिया। ठीक ना, तो ये हमने समाचार कहाँ पे देखा, हमने ये जो समाचार था, हमने ये समाचार पत्र या फिर टेलीविजन पे देखा। तो इस पे मेरी टिप्पणी क्या होगी, टिप्पणी भी करना था ना, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं लिखना है। तो लिखिएगा कि यह घटना ईमानदारी और मानवता का सुंदर उदाहरण है। ऐसे लोगों के कारण समाज में विश्वास और सद्भाव बना रहता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा घटना में आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा घटना 2, और घटना 2 में क्या लिखिएगा, बाढ़ पीड़ितों की सहायता। ठीक ना, एक समाचार में बताया गया कि बाढ़ आने पर अनेक युवाओं और सामाजिक संस्थाओं ने भोजन, कपड़े और दवाइयां पहुंचाकर पीड़ित लोगों की सहायता की। तो इस पे आपने टिप्पणी क्या देना है, टिप्पणी दीजिएगा कि यह घटना सेवा भाव और परोपकार की भावना को दर्शाती है। संकट के समय दूसरों की सहायता करना सच्ची मानवता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इन 2 घटनाओं को लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक ना, देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में लिखा है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। ठीक ना, बस कंडक्टर रेलवे टिकट वाले बाबू के बारे में उसने क्या बताया था कि वो क्या होता है ना कि 10 का टिकट लेते हैं और वो गलती से 100 का नोट दे देते हैं, तो 90 वापिस करना चाहिए। तो क्या होता है ना कि दोनों लोग नहीं देखते, ना लेखक देखता है और ना जो टिकट बेच रहा है वो देखता है। तो फिर टिकट बाबू को पता चलता है कि हमने गलती से 100 रुपए ले लिए हैं, उनको 90 वापिस करना चाहिए, तो फिर जाकर वो वापिस करते हैं। वैसे ही बस कंडक्टर की क्या होता है कि बस जब खराब हो जाती है तो कंडक्टर जाता है दूसरा बस लाने, तो सभी लोग सोचते हैं कि ये गया है गुंडा को बुलाने गया है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बस कंडक्टर फिर आता है दूसरा बस लेकर और उस पे सभी लोगों को लेकर जाता है। ठीक ना, तो इसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है कि आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। ठीक ना, तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, इसके आंसर में लिखिएगा कि एक बार मेरे एक परिचित का मोबाइल बाजार में कहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति को वह मोबाइल मिला। उसने मोबाइल में मौजूद संपर्कों की सहायता से उसके मालिक से बात की। ठीक ना, उसमें जो नंबर होगा उस पर कॉल लगाया होगा, तो फिर उसके घर वाले के पास कहीं लग गया होगा, तो मतलब बात की और बिना किसी लालच या इनाम की इच्छा के मोबाइल उसे लौटा दिया, जो जिसका मोबाइल था उसको दे दिया। मेरे परिचित ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो मोबाइल पहुंचाया, जिसको मिला था मोबाइल फोन, तो वो क्या हुआ ना कि उसके मालिक तक पहुंचा, तो उसका मालिक जो था मतलब वो बोला कि इसके लिए हम आपको पुरस्कार देना चाहेंगे, इनाम देना चाहेंगे, आपको क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि नहीं, ईमानदारी ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक ना,
मतलब वो पुरस्कार भी नहीं लिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, इसको भी लिख लीजिएगा कि इस घटना से मानवता, ईमानदारी और भलाई पर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया, ठीक ना। यहाँ तक भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी लिख कर छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर लिखना चाहे तो एक लाइन इसको ऐड भी कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला भाग में। चलिए पर्दाफाश वाले भाग में, ठीक ना। पर्दाफाश वाले भाग में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दोष का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, मतलब किसी में कोई दोष है तो उसको बताना कब बुरा हो सकता है, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा, दोषों का पर्दाफाश तब बुरा रूप ले सकता है जब उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना, उसका अपमान करना या केवल सनसनी फैलाना हो। यदि दोषों को सुधार की भावना के बजाय द्वेष, स्वार्थ या प्रसिद्धि पाने के लिए उजागर किया जाए तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों की नुकसान पहुंचता है, दोनों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए दोष का पर्दाफाश हमेशा सत्य, निष्पक्षता और सुधार की भावना से किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, तो इसके आंसर में लिखिएगा कि आजकल समाचार पत्र और समाचार चैनल समाज में फैले भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य गलत कार्यों का पर्दाफाश करते हैं। इससे लोगों को सच्चाई की जानकारी मिलती है और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दबाव बनता है। इसीलिए ऐसे समाचार समाज के हित में उपयोगी है। ऐसे समाचार जो है वो समाज के हित में क्या है, उपयोगी है। लेकिन यदि बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी पर आरोप लगाया जाए या केवल प्रसिद्धि और सनसनी फैलाने के उद्देश्य से समाचार दिखाया जाए तो इससे निर्दोष लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए दोषों का पर्दाफाश हमेशा तथ्यों, निष्पक्षता और जनहित को ध्यान रख कर ही किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कारण बताए में। अब अगला भाग में आ जाइए, कारण बताए वाले भाग में, ठीक ना। कारण बताए वाले भाग में क्या करना है, प्रश्नों को पुस्तक में देखें और उत्तर देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को पहले पुस्तक में देख लेते हैं, ठीक ना। तो अपने बुक का पेज नंबर कितना ओपन करेंगे, तो 31 यानी 31, ठीक ना। 31 पेज नंबर आप अपने बुक का निकालिए। देखिए हमारे बुक में यहाँ पे 31 पेज नंबर निकल गया। और थोड़ा सा और हम स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे कारण बताए वाले प्रश्न आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए प्रश्नों में पूछा क्या जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ठीक ना। तो इससे क्या हो रहा है कि परिणाम हमको मिल रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक ना। वैसे ही आपको इन सभी के लिए बताना है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इससे क्या बढ़ेगा या फिर क्या परिणाम मिलेगा। झूठे और फेरव का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ठीक ना। मतलब वो विकसित हो रहे हैं, जो झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहे हैं, फल फूल रहा है, विकसित हो रहा है, बहुत उसके पास पैसा हो रहा है। तो इससे क्या हो सकता है समाज में, ठीक ना। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, ठीक ना। तो इससे क्या परिणाम मिलेगा हमको ये लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। फिर से हम चलते हैं उसी पीडीएफ में जिसमें आंसर दिख रहा था हमको, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया है, ठीक ना। अब हम लोग को उत्तर देखना है ना। उत्तर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर दिखाई देने लगेगा, ठीक ना।
तो पहला में आप लोग क्या लिखिएगा कि पहला में पूछा गया था ना, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इससे क्या होगा, सच्चाई पर लोगों को विश्वास कम हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा के लिए परिणाम हम लोग क्या मिलेगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक ना। परिणाम तीसरा में हम लोग क्या मिलेगा कि लोगों के बीच अविश्वास बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है बेझिझक आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना, कहीं पे भी डाउट हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो लेखक, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दो लेखक और बस यात्रा, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग पाठ 2 को पढ़े होंगे, बस की यात्रा, उसमें भी आपने बस के बारे में पढ़ा, और इस वाले पाठ में भी बस के बारे में आपने पढ़ा। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिले तो वह एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए, ठीक ना। ये आपको सोचना है कि वो दोनों क्या क्या बातें कर सकते थे, कल्पना करना है, इसके बारे में सोचना है और लिखना है, ठीक ना। तो इसके आंसर हर लोग का अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, जो जैसा सोचेगा वैसा लिखेगा, ठीक ना। तो हमने कुछ सोच कर यहाँ पे लिख कर लाया है कि बस की यात्रा के लेखक, पहला चैप्टर याद पाड़िए, दूसरा वाला बस की यात्रा वाला जो दूसरा चैप्टर था ना, उसको याद पाड़िए। उसके लेखक क्या बोलेंगे कि नमस्कार, जब मिलेंगे क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर के लेखक से, तो वो बोलेंगे, हम सोच रहे हैं कि मतलब ऐसे वो बोल सकते हैं, अब पता ना बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, वो जानते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि नमस्कार, मेरी बस यात्रा बहुत कठिन और रोमांचक रही, कठिन भी रही और रोमांचक भी रही। बस इतनी जर्जर थी कि, क्योंकि वो बस बहुत टूटी फूटी थी, आपको याद होगा उसके बारे में, ठीक ना। उसका भी हम प्रश्न उत्तर करा चुके हैं, ठीक ना। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमने शुरू में नंबर दिया था, उस पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। उस चैप्टर के लिए जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हम सब भेज देंगे आपके पास, ठीक ना। तो देखिए उसमें हमने बताया था उसको, जब हमने क्वेश्चन आंसर कराया था कि वो बस बहुत जर्जर थी, बहुत खराब थी। उसी के बारे में लिखिएगा, बस इतनी जर्जर थी कि हर समय दुर्घटना का डर बना रहता था, क्योंकि वो उस लेखक भी बोलते थे कि उनके सामने आने वाले हर पेड़ उनका दुश्मन जैसा लग रहा था, ठीक ना। उस यात्रा ने मुझे लापरवाही के दुष्परिणाम समझाया, ठीक ना। और उसके बाद फिर ये वाले जो लेखक हैं, इस चैप्टर के लेखक यानी क्या निराश हुआ जाए के लेखक जो हैं, वो भी बोलेंगे कि नमस्कार, मेरी बस यात्रा का अनुभव अलग था। बस के कंडक्टर ने ईमानदारी और भलाई का परिचय देकर मेरा विश्वास मानवता और भी मजबूत कर दिया, ठीक ना। इतना लिखने के बाद फिर आगे लिखिएगा, ये दो बातें हो गई ना इन दोनों के बीच। अब और लिखिएगा, और भी बात बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि ये बात बोलेंगे फिर चल जाएंगे, 2-3 बात मतलब बहुत सारे बात बोलेंगे, उसमें से 2-4 आपको लिख लेना है, ठीक ना। फिर लिखिएगा कि बस की यात्रा के लेखक फिर बोलेंगे कि सच है, यात्रा में कठिनाइयां भी मिलती है और अच्छे लोग भी। मेरे अनुमान ने सावधानी का महत्व सिखाया, ठीक ना। फिर निराश हुआ जाए के लेखक बोलेंगे, और मेरे अनुभव ने यह सिखाया कि कुछ बुराइयों के कारण हमें पूरी दुनिया को बुरी नहीं समझनी चाहिए। आज भी ईमानदार और भले लोग समाज में मौजूद हैं, ठीक ना। और उसके बाद थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, उसके बाद दोनों ये बात बोलते हैं, दोनों क्या बोलते हैं कि हमें अपने अनुभवों से सीख लेकर समाज में ईमानदारी, जिम्मेदारी और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक ना। इस पूरे को एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, प्रश्न में आपसे एक चीज पूछा जा रहा है जो कि आप अपने बुक में देख सकते हैं। आंसर में आप इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा और उसके बाद थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सार्थक शीर्षक के बारे में, ठीक ना। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा।
क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? क्या इससे भी अच्छा नाम इस चैप्टर के लिए जो नाम है वो आप बता सकते हैं कि ये जो नाम है ना आपके बुक में जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम ये है, इसको चेंज की करके और जो आप नाम सुझा रहे हैं उसको रखा जा सकता है, मतलब एक अच्छा नाम आप सुझा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसके आंसर में ऐसे लिखिएगा कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा है क्योंकि वे यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में बुराइयां होने पर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी अनेक ईमानदार, भले और संवेदनशील लोग हैं जिनके कारण मानवता पर विश्वास बना रहता है। अगर आप बेहतर एक शीर्षक सुझाना चाहते हैं तो इसका नाम मानवता पर विश्वास भी रख सकते हैं या फिर आप आशा की किरण भी इसका शीर्षक रख सकते हैं। ठीक ना, तो बेहतर शीर्षक यहाँ पे हमने 2 दे दिया, इसमें से जो मन करे वो रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताएं। ठीक ना, तो आप लोग इसके आंसर में क्या लिखिएगा, इन चिन्हों में से आपको कौन सा चिन्ह लगाना आप यहाँ पे अच्छा समझेंगे और लगाना अच्छा क्यों समझेंगे आपको ये भी बताना है। ठीक ना, तो देखिए इसके आंसर में आप लोग कैसे लिखिएगा, आगे स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे उत्तर में कि मैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा। ठीक ना, उसके बाद लिखिएगा कारण बता दीजिए क्यों लगाऊंगा। तो लिखिएगा क्योंकि क्या निराश हुआ जाए एक प्रश्न के रूप में पाठक के सामने विचार रखने का शीर्षक है। पाठक मतलब जो पढ़ रहा है। लेखक इसका उत्तर पूरे लेख में देते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज में आज भी ईमानदारी और भले लोग मौजूद हैं। ठीक ना, तो पूरा आप लोग यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिएगा तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप लोग इसी प्रश्न वाले में जो भाग है ना सार्थक शीर्षक, इसी भाग में एक डॉट देकर दूसरे प्रश्न के नीचे एक बिंदु देकर ये प्रश्न दिया गया है, उस पर ध्यान दें। अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं। बुक में आपसे लिखा है प्रश्न में कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक ना, तो इसके आंसर में, इसके उत्तर में आपको लिखना है कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूं। आदर्शों की बात करना आसान है, मतलब अच्छे अच्छे बात करना आसान है लेकिन उन्हें अपने जीवन में अपनाना कठिन है। ईमानदारी, सच्चाई, दया, निस्वार्थ सेवा करने जैसे आदर्शों का पालन करने के लिए साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। फिर भी जो लोग इन आदर्शों का पालन करते हैं वे समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसीलिए हमें केवल आदर्शों की बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक ना, तो इसके आंसर में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक ना, प्रश्न ये है, आंसर में पहले इतना लिख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे है इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सपनों का भारत वाले भाग में। ठीक ना, देखिए यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। और पहला प्रश्न देखिए कि आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। ठीक ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सत्य, ईमानदारी, न्याय, समानता और मानवता का सम्मान हो। सभी लोग मिलजुल कर रहें, किसी के साथ भेदभाव न हो और देश शिक्षा, नैतिकता तथा विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। मतलब आप अपने भारत को कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, इसको लिखिए। ठीक ना, तो लिखिएगा कि
मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहां सभी नागरिक ईमानदार, शिक्षित और जिम्मेदार हो। देश में भ्रष्टाचार, हिंसा, भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर मिले तथा लोग प्रेम, सहयोग और आपसी समानता के साथ जीवन बिताए। ऐसा भारत सुखी, सुरक्षित और समृद्ध होगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं व्याकरण के तरफ। भाषा की बात में पहला प्रश्न दिया गया, यानी व्याकरण में पहला प्रश्न दिया गया है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। ठीक ना। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, तो समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। ठीक ना। इसमें दो शब्द प्रधान होते हैं, सॉरी इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दो नहीं दो शब्द होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है ना कि दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ठीक ना। जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे के द्वंद्व की भावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है। जैसे चरम और परम, चरम परम ये क्या है, तो ये द्वंद्व समास है। भीरू और बेबस, भीरू बेबस। दिन और रात तो दिन रात। ठीक ना। तो इसी प्रकार की और आगे प्रश्न को पढ़िए आप, अपने बुक में ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि और के साथ आए शब्दों के जोड़े और हटाकर योज्य चिन्ह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य चिन्ह। जो माइनस की तरह चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा था, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, जैसे चरम परम, चरम परम, तो यहाँ पे योज्य चिन्ह दिख रहा है। दिन रात में योज्य चिन्ह दिख रहा है, ये माइनस वाला चिन्ह को हम लोग बोलते हैं योज्य चिन्ह। ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि योज्य चिन्ह भी लगाया जाता है। ठीक ना। मतलब ये और को हटाकर योज्य चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। ठीक ना। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। अब आपको क्या करना है कि 12 को उदाहरण ढूंढ कर लिखना है। ठीक ना। तो चलिए हम इसको लिखवा देते हैं, आप लोग यहाँ से छाप लीजिएगा। ठीक ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे उत्तर में आप लोग 12 को लिखेगा। जैसे दिन, दिन रात, सुख दुख, हंसी खुशी, माता पिता, भाई बहन, नर नारी, जीवन मरण, ऊंच नीच, लाभ हानि, पाप पुण्य, देश विदेश, राग द्वेष। ठीक ना। मतलब कि आप इसके बीच में और भी लगा कर लिख सकते हैं, सुख और दुख। तो ये द्वंद्व समास हुए। ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने 12 को लिख लिया। ठीक ना। कितने हैं यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, तो मतलब 7 8 9 10 11 12, 12 को हो गया। ठीक ना। तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय का सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज आप लोग एक लाइक करके जाएंगे, क्योंकि एक लाइक करने में आपका पैसा भी नहीं लगता है। तो जरूर आप लोग करके जाएंगे। और चैनल को जैसे कि हमने पहले ही बोला, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसमें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो जैसे कि हमने आपको नंबर भी शुरू में दिया था, ये वाला नंबर अपने फोन में सेव कर लेंगे। कभी भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिले, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक ना। नंबर क्या है, 7255057205। ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सॉरी प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक प्रश्न छूट गया था। भाषा की बात में आप लोग देखेंगे 2 प्रश्न दिया गया था, एक समास वाला जो कि हमने इसका आंसर, इसका उत्तर हमने आपको बता दिया। ठीक ना। लेकिन जो यहाँ पे संज्ञा वाला प्रश्न दिया गया था ना, तो ये क्या हुआ था, हमसे क्या हुआ था, गलती से छूट गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। ठीक ना। तो इस वीडियो को हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पाठ में से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। ठीक ना। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, इसका भी उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सॉरी, ये प्रश्न छूट गया था जिसके लिए। ठीक, देखिए यही दूसरा प्रश्न था ना। दूसरा प्रश्न में पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ में से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। 3 प्रकार के संज्ञा आप लोग पढ़े थे, 3 प्रकार के संज्ञा आप लोग जरूर पढ़े हैं। कौन कौन सा संज्ञा होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, तो भारत,
गांधी जी, ठीक ना। और जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, तो आदमी, पंडित, सॉरी पंडित जी, उसके बाद टिकट बाबू, उसके बाद बॉस, उसके बाद कंडक्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक ना। और भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, निराश, मानवता, ये सभी जो संज्ञाएं लिखे हैं ना, ये सब आपके किताब से लिए गए हैं, पाठ से लिए गए हैं, ठीक ना। इसके अलावा भी भाववाचक में दुख, सुख, ये सभी भी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इस दूसरे प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक ना।